अदरवाइज बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स तो फिर भी मोटा मोटी स्टेबल थे। अच्छा, ग्लोब की चर्चा हो रही है, एक मिसिंग पार्ट रह गया, पीस रह गया, वो ट्रम्प के चीयर लीडर्स, यही डिस्कस कर लेते हैं ना। और मामला क्या है, वो पांचों ने कितना और कौन कौन। बिल्कुल। अच्छा आशीष, आपको याद है एक बार हमने बात ये की थी, आई थिंक पिछले हफ्ते में ये बात कर रहे थे, ये हमने एक व्यू लिया था कि अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इम्पैक्ट है ये खुद इन पे आएगा। प्लस ये जो कहते हैं ना कि मैं मार्केट नहीं देखता हूँ, इसका मतलब सबसे ज्यादा मार्केट वही देख रहे हैं। जो कहता है ना कि मैं मार्केट नहीं देखता, सबसे ज्यादा वही मार्केट देखता है, और वो हर घड़ी हर घंटे वही मार्केट देख रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कई बार आप नाच रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप अपनी बर्बादी में नाच रहे हैं। तो ये बेसिकली एलॉन मस्क के साथ यही हुआ है ना, और भी बाकी कई लोग हैं उनके साथ यही हुआ। 5 बिलियनर्स हैं, 5 बिलियनर्स जिनको $210 बिलियन का लॉस हुआ है। जब से ट्रंप के शपथ ग्रहण में वो शामिल हुए हैं, तब से 5 बिलियनर्स को $210 बिलियन का लॉस हुआ है। उसमें नंबर 1 पर हैं हमारे एलॉन मस्क साहब, $148 बिलियन का लॉस हुआ उनको। जी हाँ, $148 बिलियन का लॉस हुआ है। ये हैं मस्क साहब को। जेफ बेजोस जो हैं, इनको कितने का लॉस हुआ है? $29 बिलियन का। और जो गूगल के को फाउंडर हैं सर्जी बिन, उनको लॉस हुआ है $22 बिलियन का। तो सब, अब देखिए इशू क्या है, प्रेसिडेंट हैं वो। अब ये भी नहीं कह सकते हो कि आपकी वजह से मैं लॉस हो गया, ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और ये सब मतलब जो होता है ना कि थोड़ा सा अपने बिजनेस पे फोकस करें सब लोग, और ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। देखिए, पॉलिटिशियंस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, है ना। अपने बिजनेस पे फोकस करें। कितने पॉलिटिशियंस ऐसे हैं आशीष जो दूर रहते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, आप पावर के राइट साइड पर हैं, आपको हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिले, थोड़ा सा ये सब चीज़ें हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ये सब चीज़ें इवन आउट हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में सब चीज़ें इवन आउट हो जाती हैं, और यही हुआ है। और एलन मस्क का जिस तरीके से वेल्थ डिस्ट्रक्शन वजह से हॉर्मस भी बता रहे थे, वो क्लियरली बता रहा है। लेकिन पता है इसमें, इन सब में ना मैं आपको फिर एक चीज़ बताऊँ, इंडियन मार्केट के लिए आपको मौके ढूंढने होंगे। अब ये साल ना मुझे लग रहा है सबको सरप्राइज करेगा, 2025। मुझे लग रहा है 2025 में, और मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं तो इन लेवल्स पे खुद अपना पैसा लगा रहा हूँ। आपने निफ्टी में लगा रहा हूँ मैं तो साफ, मैं तो खैर अप फ्रंट क्लियर कर देता हूँ। मैं तो जो भी करता हूँ निफ्टी ETF या निफ्टी जूनियर ETF में, तो मैं तो खुद अप फ्रंट में बता रहा हूँ कि दोनों में 50-50 दोनों में 50-50 दोनों में 50-50 मैं तो कह रहा हूँ इस इन लेवल्स पर, विद द नॉलेज कि और अगर बेयर मार्केट गहराई तो और नीचे आ सकते हैं हम, लेकिन इससे अच्छे लेवल्स मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मिलेंगे नहीं। तो ये एक व्यू है मार्केट के ऊपर। हाँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ तो इसके लिए, लेकिन जो ट्रेडर बंधु हैं हमारे, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर शॉर्ट करके पैसा बन रहा है तो वो भी बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इवेंचुअल व्यू ये रखें यहाँ पर कि अगर आप एक 5 से 10 साल का व्यू रख रहे हैं, और मैं 5 से 10 साल का व्यू रख रहा हूँ क्योंकि मेरा व्यू 5 से 10 साल का है, मुझे उस पैसे की ज़रूरत 5 से 10 साल बाद पड़नी है, तो इसके लिए तो उसमें ये लेवल्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। ये बिल्कुल ठीक है। ये है भाई साहब। अच्छा, वो जो 5 कॉर्पोरेट्स की चर्चा हुई थी, वैसे आज ट्रम्प साहब अमेरिका इंक से मुलाकात करने जाने वाले हैं, हॉर्माजी बता रहे थे आज। तो देखते हैं वहाँ पे क्या निकल के आता है। कॉर्पोरेट्स कुछ कंसर्न्स हाईलाइट करेंगे नहीं करेंगे, देखते हैं। वो सब डेवलपमेंट्स कल उस पर बातचीत होगी। ये हो गया ग्लोब के समीकरण जो बिगड़े हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी सदी हुई सी शुरुआत उस हिसाब से तो कह रहा है, सिर्फ 80-90 पॉइंट बुरा नहीं है ये ओपनिंग। ट्रेड सेटअप कुछ आपने ऑलरेडी अपडेट्स दिए। FIS की सेलिंग किस तरह से मिनिस्क्यूल होती चली गई, मतलब बेसिकली लैक ऑफ बाइंग है इस समय स्क्रीन पे। सेटअप लग कैसा रहा है? बिल्कुल, FIS की सेलिंग तो बहुत कम हो गई है अब देखिए, और सिर्फ 485 करोड़ की सेलिंग FIS की, और उसके सामने DIS की 264 करोड़ की बाइंग। कल क्लोजिंग में मुझे एक रिस्क लग रहा था कि कहीं वो FI का नंबर वापस बहुत ज़्यादा ना आ जाए, जिस तरीके से डॉलर रुपी था, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स था, जिस तरीके से कल बैंक निफ्टी इंटरडे में एक स्लाइड दिखाई थी इंटरडे में बैंक निफ्टी ने, उससे। तो अब मेरा ये बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर, बार्स देखिए। अब लास्ट वाला बार तो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इस तरीके के पहले के बार थे। ये देखिए जो कहाँ हमने, अच्छा इससे पहले वाला अगर दिखा देते ना तो बिल्कुल वो छुप जाता। इससे एक दिन पहले 11,000 वाला, इससे एक दिन पहले तो वो हम 6 ही रखने की स्पेस है, 7 रखने की स्पेस होती तो और मज़ा आता। खैर कोई नहीं, जो भी है 485 करोड़ की सेलिंग हुई, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इवन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग में देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
वही है जो हमने कल देखा था, वो आपको नेक्स्ट प्लेट में दिखाई देगा। देखिए 400 लॉन्ग कम हुए हैं, 2800 शॉर्ट ऐड हुए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस है नहीं। और अगर आप FIS की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन देखें, 500 करोड़ की सेल और स्टॉक फ्यूचर में 1300 करोड़ की सेल, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सेल नंबर नहीं है। कैश और स्टॉक फ्यूचर्स को मिला दे तो भी बहुत ज़्यादा सेल नहीं है। 200 करोड़ निफ्टी में, 200 करोड़ के करीब, 250 करोड़ बैंक निफ्टी में बिका। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। तो ठीक ठाक है मामला, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और अगर आप लॉन्ग शॉट देखें, थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं 2800, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जो आपको डरा सके। और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉट का, अब वो स्टेबल हो गया है। अब एटलीस्ट काफ़ी 5-6 दिन से वो चेंज नहीं हुआ है, देखिए आप नोटिस करेंगे। और वो टेबल में भी आपको दिखाई देगा, हम ऑलमोस्ट 1,75,000 शॉर्ट पर और ऑलमोस्ट 18% लॉन्ग पर। ये मतलब बेसिकली मोटा मोटी मामला है। इंडिया विक्स कल 4% ऊपर था, वैसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता था, लेकिन 4% ऊपर था 13.98 पर, अभी भी कंफर्ट जोन के नीचे। पुट कॉल रेशियो थोड़ा नीचे आया, 0.91 पर आ गया वर्सेस 1.08। एक स्टॉक बैन में आ गया, एक्सचेंज का स्टॉक बैन में आ गया, जो जहाँ पर F&O चलता है वही बैन में आ गया। BSE बैन में आ गया। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना। कई बार लगता है कि BSE बैन में आ गया, हिंदुस्तान कॉपर और मन्नापुरम ये पहले से बैन में थे, लेकिन BSE बैन में आ गया। अच्छा, BSE का एक बार चार्ट देखते हैं हम जरा। BSE का चार्ट देखते हैं। आशीष एक बार जरा 6 महीने का BSE का चार्ट लेकर आइए जरा, और उसमें आप देखिए ये कल 4000 के नीचे बंद हुआ है, और इसका 6 महीने का चार्ट देखिए आप, और 6 महीने में करीब करीब 38% ऊपर है। हम चर्चा हुई, हमने की थी ना चर्चा, याद है आपको? स्टॉप आउट होने वाली है जब वो सब F&O के कर्व सेबी द्वारा जो थे इम्प्लीमेंटेशन में आने वाले, तो उससे पहले बात हुई थी कि अर्निंग्स पीक आउट हो गई हैं अब BSE की। चलिए सुन लेते हैं एक बार। अच्छा, ओह, मुझे पता है ऑलरेडी है। यहाँ से नंबर्स गिरेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ से नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरेंगे। क्यों? अब बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है, तो बैंकेक्स की भी खत्म हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ NSE को वो रिस्क BSE को भी है। तो यहाँ से अर्निंग्स मॉडरेट होने का रिस्क है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा अगले 3-4 महीने थोड़े दिक्कत भरे हो सकते हैं नंबर्स को लेकर। तो इसके लिए थोड़ा चाहे तो भले प्रॉफिट बुकिंग भी करें यहाँ पर हायर लेवल पर। एक महीने पहले का चार्ट देखिए, करीब करीब 29% के करीब नीचे है अभी ये स्टॉक BSE का। आई थिंक ये एक क्लासिकल केस है जहाँ पर रैली बहुत ज़्यादा हो गई थी, और मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा शायद BSE में रैली हुई थी, और इस वजह से दुनिया का सबसे महंगा एक्सचेंज स्टॉक बन गया था। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी हुई थी। मैंने इस पर एक व्यू लिया था जब लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आई थी कि ये प्रॉफिट बुकिंग का एक सबसे अच्छा टाइम रहेगा, और देखिए किस तरीके से गिरा है उसके बाद से। बिल्कुल। अच्छा, तब 4800 का भाव था, लेकिन उस दिन गैप अप हुआ था उस दिन, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए थे, तो उस दिन 5000 प्लस पे वो गया था। देखिए मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैंने 6000 पे बोल दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि वो एग्जैक्ट टॉप या एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन एक व्यू ये बन रहा था कि यहाँ पर अब रैली में आप प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि ये जो अर्निंग्स थी अब इनका खतरा रहेगा पीक अर्निंग्स होने का, और आई थिंक वो अब प्ले आउट हुआ है, और अब ये स्टॉक देखिए 4000 के भी नीचे आ चुका है। जैसे याद है, और उसके बाद से पेन एक्सचेंज का बढ़ते ही चले जा रहा है। कल भी प्रेशर में था और आज भी अपने रडार पे रखिएगा। अब आइए आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी मंगलवार की। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और आजकल उस दिन एक्सपायरी के दिन समीकरण बड़े एक्शन वाले रहते हैं, आज भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। कल स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क करी, वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास से मामला ठंडा पड़ा। आज भी एक गैप डाउन की तैयारी, तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो अपन ने कर ली थी। आज बची हुई पोजीशंस के साथ और फ्रेश लेवल्स कैसे वॉच आउट करूं, क्या नजर पर रखूं, आज निफ्टी का अप्रोच क्या रहेगा? देखिए निफ्टी पर पहले तो आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 22,300 से 22,350 पर, जो कि जहां पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पर अगर ये बच गया तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक रिलीफ मिले आपको। अगर ये टूटा तो 22,100 से 22,200 ये फिर ऑल इंपॉर्टेंट लेवल है, जो इस रैली का स्टार्टिंग पॉइंट है। 21,800 का आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ पे तो किसी ने हिम्मत नहीं करी होगी। 22,150 पे लोगों ने हिम्मत करी थी थोड़ी सी बाय करने की, तो 22,100 22,200 ये टूट गया तो फिर हम रिसेंट लो को रिविजिट करेंगे। लेकिन मेरा बेसिक व्यू ये है कि मार्केट कुछ हद तक शायद भारत में एक बेस बना चुका है, बाकी तो खैर मार्केट जो करेगा वो करेगा। कल हमने एक चीज़ कही थी कि लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करिए और साइड हट जाइए, वहाँ से हम गिरे और आज एक गैप डाउन हो रहा है। इसके बाद
आज थोड़ा मुश्किल देना है क्योंकि गैप डाउन बढ़ा है। वैसे ये मेरी स्ट्रैटेजी तब की थी जब गैप डाउन इससे भी ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन फिर भी 100 पॉइंट है, मेरे ख्याल से 100 का 150 भी हो सकता है। आज आप बाजार को देखें और ट्रेड लेने की जल्दबाजी मत करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आराम से ऑब्जर्व करें और उसके बाद देखें कि क्या करना है। मेरा ये मानना है कि लोअर लेवल से रिकवरी भी आ सकती है। गिफ्ट निफ्टी में तो ऑलरेडी आ चुकी है वैसे, लेकिन ये, और मैं अगेन कह रहा हूँ, मैंने तब बनाई थी जब 200 पॉइंट हम गिफ्ट निफ्टी पर नीचे थे। लोअर लेवल से रिकवरी भी आ सकती है अगर आपने 22,300 350 का जोन जो है वो बचा लिया तो। एक रिस्क हमेशा रहेगा मार्केट में, वो रिस्क ये है कि अगर ये बेयर मार्केट है तो आप प्रीवियस लो को ब्रेक करेंगे और जो पिछली 2 बार हुआ है वही होगा, और इन दैट केस आप 21,800 पे भी नहीं रुकेंगे, आप 21,000 पे चले जाएंगे। ये रिस्क तो हमेशा रहेगा मार्केट में, और ये आई थिंक जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं वो इस रिस्क को भली भांति जानते हैं। निफ्टी बैंक कल भी पेन ज्यादा ही था, ऑलमोस्ट 2/3% के दबाव के साथ। खैर उस पॉकेट को अपन टच कर ही नहीं रहे, ट्रेड करने लायक है नहीं, अपनी चाल चल रही है। निफ्टी बैंक पे कैसे स्ट्रेटेजाइज करूं? देखिए, क्या क्योंकि आज तो इंडसइंड बैंक का एक्सीडेंट और वो मूड माहौल थोड़ा सा बिगाड़ ही रहा होगा। आई इंडसइंड बैंक का एक इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन इंडसइंड बैंक का पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके, ये अलग है। ये आई थिंक आप एक ये अजम्पशन लेके ना चलें कि इंडसइंड बैंक का पूरे सेक्टर पर इम्पैक्ट होगा, लेकिन बैंक निफ्टी तो वीक होगा। अच्छा, कल मैं और वीरू बात कर रहे थे, जब वीरू ने मुझसे सवाल भी पूछा था कि क्या बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिव स्ट्रॉन्ग पॉकेट लग रहा है। मैं कहा भाई पता नहीं चलता इसमें कब क्या हो जाए। वो देखिए क्या एक कैंडल में, कल एक कैंडल, मुझे लग रहा है अगेन ये जो कैंडल बनी ना कल बैंक निफ्टी की, ये मुझे लग रहा है किसी को पता था कि ये ऐसा कुछ आने वाला है। ये मतलब मुझे मतलब लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ। एनीवे, देखिए आज इंडसइंड बैंक 10% नीचे, अब तो कुछ तुम बचा नहीं है, वो मतलब सीधा खुलेगा 10% नीचे, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी हो सकती है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों। एक तो एफआई की सेलिंग काफ़ी कम हुई है, और दूसरा जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट की रिकवरी को अगर कोई लीड कर सकता है तो बैंक निफ्टी कर सकता है, और आज बैंक निफ्टी को कोई भी टच करने को तैयार नहीं होगा। अगर आपने 47,500 टू 47,800 अगर ये जोन जो है ये बचा लिया, ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, अगर ये जोन आपने बचा लिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी में रिकवरी भी आ जाए। आज आपने सही कहा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, काफ़ी वोलेटिलिटी हो सकती है इस वजह से, लेकिन ये एक मेरा ब्रॉडर व्यू रहेगा यहाँ पर बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक, ये हमारी स्ट्रैटेजी आज मंगलवार के दिन के लिए, जब समीकरण थोड़े से ग्लोब के बिगड़े हुए हैं।